हेलो एवरीवन, आरएसएम एसएसपी की जेएन क्लासेस में आप लोगों का वेलकम है। आज क्लास 31 के अंदर हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगा, बट लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो अभी हमारा करंट में जो सब्जेक्ट चल रहा है वो है बिल्डिंग मटेरियल्स एंड कंक्रीट टेक्नोलॉजी, यानी बीएमसी प्लस सीटी की हम बात कर रहे हैं। और इसमें बीएमसी वाले पार्ट के अंदर हम स्टोन, सीमेंट वगैरह, ब्रिक, लाइम, मोटा ये सब खत्म कर चुके हैं। और जो क्लास 30 यानी लास्ट क्लास के अंदर हमने सीटी स्टार्ट किया था, क्लास 30 के अंदर हमने बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ सीटी ऑलरेडी हमने शेयर कर ली है। उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी इस बार एग्जाम में बन सकते हैं मैं सारे आपको बता चुका हूँ। आज क्लास 31 में सीटी के अंदर हम मतलब बीएमसी प्लस सीटी वाले सब्जेक्ट के अंदर जो कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है उसका दूसरा पार्ट है आपका मेजर प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट एंड टेस्टिंग ऑफ कंक्रीट। उसके बारे में आज हम क्वेश्चन शेयर करेंगे। और फिर इसके बाद जो बीएमसी प्लस सीटी यानी बिल्डिंग मटेरियल्स एंड कंक्रीट टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट में दो मेजर टॉपिक बचेंगे, एक है टिम्बर और दूसरा है पेंट, वार्निशेज वगैरह, है ना, बिटुमिन मटेरियल वगैरह। तो मेरे ख्याल में 2 और क्लासेस के अंदर ये कवर अप हो जाएगा ये सब्जेक्ट पूरा। ठीक है, तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास के अंदर जो टॉपिक है हमारा मेजर प्रॉपर्टीज एंड टेस्टिंग ऑफ कंक्रीट है। जैसा कि मैं आपको पहले वाली क्लास में बता चुका हूं, कंक्रीट के अंदर आपके जितने भी कोडल प्रोविजंस है वो आपको पता होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम के अंदर जिस लेवल के एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसके अंदर कोडल प्रोविजन डायरेक्टली पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहला जो डिटेल सिलेबस के अंदर मैं टॉपिक यही लिख रहा हूं। अब लास्ट क्लास में मैं ये लिखा था कि आईएस कोड प्रोविजंस एंड स्पेसिफिकेशन रिलेटेड टू मेजर प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट। ठीक है ना। अब मेजर प्रॉपर्टीज की जब बात करें तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है? वाटर सीमेंट रेशियो, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ, वर्केबिलिटी। वर्केबिलिटी में से बहुत क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर। एंड ड्यूरेबिलिटी हो गया, या यू कैन से केमिकल अटैक हो गया, सल्फेट अटैक हो गया। ठीक है, मेजर प्रॉपर्टीज है कंक्रीट की। तो इसके जितने भी तरह के स्पेसिफिकेशन और प्रोविजन है वो आपको आईएस कोड में से पढ़ना है, चाहे तो आईएस 456 हो गया या आईएस 10262 हो गया, या जो भी आपके टेस्टिंग या मिक्सिंग के कोड्स है उसके अंदर से आपको डेटा पढ़ना पड़ेगा। और ये सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे कवर भी किए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो स्पेशली इन रेस्पेक्ट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, क्योंकि दोनों के अंदर जो रिलेशनशिप होता है स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट एंड W/C रेशियो के अंदर वो इनवर्स रिलेशन होता है। तो उसके बारे में हम समझेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन की बात करेंगे। देन उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट। ठीक है, देन फैक्टर अफेक्टिंग स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, जितने भी तरह के वेरियस फैक्टर है जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ को अफेक्ट कर सकते हैं वो यहाँ पे कवर अप होंगे। देन वर्केबिलिटी एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्केबिलिटी, इसके बारे में तो हमेशा क्वेश्चन आता है हर तरह के जेईएन एग्जाम के अंदर। इसके अंदर जो स्लम टेस्ट है, स्लम की वैल्यूज, डिग्री ऑफ वर्केबिलिटीज, ठीक है ना, या कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट या वीबी कंसिस्टोमीटर के ऊपर डेफिनेटली छोटा मोटा क्वेश्चन बनता है एग्जाम के अंदर। उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक ड्यूरेबिलिटी एंड परमेबिलिटी ऑफ कंक्रीट। देन नेक्स्ट है फ्रोस्ट एक्शन ऑन कंक्रीट। ठीक है, देन क्लोराइड एंड सल्फेट अटैक ऑन कंक्रीट। ठीक है, ये सारी कंक्रीट की मेजर प्रॉपर्टीज है जो टेस्टिंग ऑफ कंक्रीट से भी डायरेक्टली रिलेटेड है। देन उसके बाद लास्ट टॉपिक है इस पूरे क्लास का, वो है वेरियस एनडीटी टेस्ट। एनडीटी क्या होते हैं? नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट होते हैं। तो पहली चीज तो ये कि उनकी नीड क्या है, उनको हम नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट कंडक्ट के ऊपर आते हैं, एडवांटेजेस क्या है, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा। देन फ्रेश और हार्डन कंक्रीट के ऊपर जो एनडीटी टेस्ट होते हैं कौन कौन से होते हैं और उनके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यानी सैलिएंट पॉइंट्स है वो आपको याद रखने पड़ेंगे। तो ये पूरा इस टॉपिक का सिलेबस है। अब मैं इस टॉपिक के जो क्वेश्चंस जो हम लोगों ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए हुए हैं आपके लिए उसके ऊपर मूव करता हूं। तो आज का पहला क्वेश्चन है एट W/C रेशियो ऑफ 0.5। ठीक है, W/C रेशियो यहाँ पे कितना दिया है? 0.5। 28 डेज स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज हाउ मेनी टाइम्स? ठीक है ना, द 28 डेज स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट यूज। मतलब एक मिक्स बना रहे हैं, उस मिक्स के अंदर सीमेंट है, सैंड है, एग्रीगेट्स, कोर्स एग्रीगेट्स है, वाटर है, सब कुछ है, तो वो तो कंक्रीट मिक्स हो गया। उसके अंदर जो मेजर इंग्रेडिएंट है जो स्ट्रेंथ को फोकस करके है वो है क्या? सीमेंट। तो सीमेंट की स्ट्रेंथ जो भी होगी एक्स वॉट एवर, ठीक है ना, उससे फाइनल जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ अचीव होगी 28 दिन की, उन दोनों का रेशियो क्या होगा? ठीक है, और जो W/C रेशियो देने का 0.5 क्यों? समझ रहे? मतलब अगर आप ये बोलते हैं कि सीमेंट की स्ट्रेंथ 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर की सीमेंट की स्ट्रेंथ को हमने कंक्रीट मिक्स बनाने के लिए यूज किया है और आप 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर ही कंक्रीट की स्ट्रेंथ को गेन कर रहे हैं, इसका मतलब 28 डेज की कंक्रीट की स्ट्रेंथ एंड 28 डेज की सीमेंट की स्ट्रेंथ एट W/C ऑफ 0.5 इक्वल होगी। राइट, तो यही क्वेश्चन में पूछा है कि क्या रिलेशन होता है। देखिए, एब्राम लॉज
states that compressive strength of hardened concrete is inversely proportional to the W/C ratio. मैंने आपको पहले ही बताया कि strength is inversely proportional to W/C ratio. ठीक है ना? It is also observed that W/C ratio, देखिए आपको यहाँ वैल्यू दे रखी है, सपोज 0.4 है, 0.5 है और 0.6 है, तो जो आपकी 28 दिन की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है कंक्रीट की, ठीक है ना, वो कितनी हो जाएगी? 0.95, 0.72 एंड 0.55 ऑफ द 28 डेज स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट, राइट? इसका मतलब कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ है वो सीमेंट की जो ऑप्टिमम स्ट्रेंथ है 28 दिन की, उसके बराबर कभी भी नहीं हो रही है। ना W/C 0.4 पे हो रही है, ना 0.5 पे हो रही है, ना 0.6 पे। और हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि 0.5 यानी W/C अगर 0.5 है तो आपकी जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ है वो सीमेंट की स्ट्रेंथ की कितनी टाइम्स होगी? तो सीमेंट की स्ट्रेंथ की 0.72 टाइम्स होगी, यानी ए ऑप्शन करेक्ट है। मतलब 10 अगर आपकी सीमेंट की स्ट्रेंथ है 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर, तो कंक्रीट की स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी? इसका 0.72 यानी 7.2 न्यूटन पर mm स्क्वायर होगी कंक्रीट की स्ट्रेंथ एट W/C 0.5। ओके, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 2, अकॉर्डिंग टू IS 516 द वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल टेस्ट स्पेसिमेन प्रिपेयर्ड फॉर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट इज। ठीक है, जो IS 516 कोड है वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट के स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड कराता है, और इसके अकॉर्डिंग जो आप स्पेसिमेन लेते हैं कंक्रीट का जिसके ऊपर टेस्ट कंडक्ट करते हैं, ठीक है, वो या तो उसका साइज 150 mm क्यूब होना चाहिए, यानी 150 mm इंटू 150 mm इंटू 150 mm, राइट? या वो सिलिंड्रिकल स्पेसिमेन हो जिसकी हाइट तो हो 300 mm की, ठीक है, और जिसका डाया हो 150 mm। तो ये कह रहा है कि या तो ये हो या ये हो। तो ये बोल रहा है कि अगर सिलिंड्रिकल स्पेसिमेन यूज कर रहे हैं तो उसका वॉल्यूम क्या होगा? अब इसका वॉल्यूम आप निकाल लेते हैं। जो सिलिंड्रिकल स्पेसिमेन है, जैसे मैंने लिख दिया 300 mm एंड डायमीटर 150 mm, राइट? तो सिलिंड्रिकल स्पेसिमेन का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई हो गया आर यानी इसकी रेडियस यानी 150 का आधा 75 mm हो गया, और एच ये रख दिया, तो यहाँ पे आ गया 530 इंटू 10⁴ mm क्यूब। तो सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होता है, राइट? देखिए साइज तो सबको पता है, लेकिन क्या होता है कि इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट क्या बन गया, वॉल्यूम पूछ लिया आपसे। सिमिलर वे में क्यूब का वॉल्यूम पूछ सकते हैं, 150 इंटू 150 इंटू 150 आप कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट इज कैरिड आउट टू ऑब्टेन द कंप्रेसिव लोड एट विच कंक्रीट फेल्स, द टेंसाइल लोड एट विच कंक्रीट मे क्रैक। बी ऑप्शन करेक्ट है। जो एक्चुअली इस टेस्ट का नाम क्या है? फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट। तो वो ये टेस्ट वो लोड फाइंड करता है, यानी वो टेंसाइल लोड फाइंड करता है जिसके ऊपर कंक्रीट के क्रैक होने की पॉसिबिलिटी होती है, यानी वो मैक्सिमम लोड। ओके, देखिए फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ टेस्ट इज डन टू डिटरमाइन द टेंसाइल लोड एट विच कंक्रीट मे क्रैक। इट इज एन इनडायरेक्ट टेस्ट फॉर असेसिंग द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। Relative strength of concrete for 100 mm cube is as that of 150 mm cube। मतलब अगर हम 150 mm क्यूब का एक स्पेसिमेन बना रहे और 100 mm क्यूब का स्पेसिमेन बना रहे, तो जो फाइनल स्ट्रेंथ होगी वो किसकी ज्यादा होगी किसकी कम होगी, ये क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके सॉल्यूशन पे। देखिए, इफ साइज ऑफ क्यूब इज डिक्रीज्ड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेंड टू इंक्रीज, यानी 100 mm की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 150 से ज्यादा होगी, तो करेक्ट आंसर होगा इसका मोर। ठीक है, यानी जितना साइज छोटा होता जाएगा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होती जाएगी। इसके लिए मैंने टेबल दी है, क्यूब का साइज लिया लेफ्ट कॉलम में, राइट कॉलम में रिलेटिव स्ट्रेंथ टू 150 mm क्यूब, यानी 150 mm क्यूब के रेस्पेक्ट में। तो अगर क्यूब का साइज 150 है तो उसके रेस्पेक्ट में स्ट्रेंथ एक ही रहेगी, लेकिन अगर क्यूब का साइज कम हो गया यानी 100 हो गया तो रिलेटिव स्ट्रेंथ 1.05 हो जाएगी। अगर 150 mm क्यूब की स्ट्रेंथ आपकी 100 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर आ रही है, तो 100 mm क्यूब साइज से जो स्ट्रेंथ आएगी वो 105 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर से आएगी। और अगर क्यूब का साइज ज्यादा हो जाएगा तो उसकी स्ट्रेंथ सिर्फ और सिर्फ 95 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर रह जाएगी। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे याद करने की क्या है कि जैसे ही क्यूब का साइज कम होता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, यानी मोर होती है। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया यहाँ पे डी। क्वेश्चन 5, वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग वाटर कंटेंट एग्रीगेट सीमेंट रेशियो
क्वांटिटी ऑफ वेल ग्रेडेड एग्रीगेट्स। देखिए वाटर कंटेंट इंक्रीज करने के साथ फ्लूइडिटी इंक्रीज होती है और वर्केबिलिटी भी इंक्रीज होती है। क्वांटिटी ऑफ वेल ग्रेडेड अगर एग्रीगेट्स हम मिक्स करते हैं कंक्रीट मिक्स में तो डेफिनेटली वर्केबिलिटी इंक्रीज होती है। लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था, अगर राउंडेड एग्रीगेट एंड वेल ग्रेडेड एग्रीगेट यूज करते हैं तो वर्केबिलिटी इंक्रीज होती है। बट अगर एग्रीगेट सीमेंट रेशियो इंक्रीज करेंगे तो वर्केबिलिटी डिक्रीज होगी, ना कि इंक्रीज होगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो गया 1 और 2 यानी ऑप्शन ए हो गया, सॉरी 1 और 3, 1 और 3 यानी ऑप्शन बी हो गया। ठीक है, अब देखते हैं इसको थोड़ा डिटेल में। पहला फैक्टर जो वाटर कंटेंट की बात कर रहे हैं वो फ्लूइडिटी ऑफ कंक्रीट इंक्रीजेस विद वाटर कंटेंट। जितना पानी मिलाएंगे उतनी फ्लूइडिटी बढ़ जाएगी कंक्रीट की। इट इज कॉमन प्रैक्टिस टू इंक्रीज द वाटर कंटेंट टू मेक कंक्रीट वर्केबल। अगर कंक्रीट थोड़ी ड्राई हो गई, थोड़ा पानी डाल दिया हमने ताकि उसकी फ्लूइडिटी इंक्रीज हो जाए, उसको इजीली हम उसको काम में ले सके, तो यानी वर्केबल हो जाए, यानी वर्केबिलिटी इंक्रीज हो रही है वाटर कंटेंट के साथ। फिर दूसरा है एग्रीगेट सीमेंट रेशियो, द हायर द रेशियो लीनर विल बी द कंक्रीट। जैसे ही एग्रीमेंट सीमेंट रेशियो आप इंक्रीज करेंगे, एग्रीमेंट सीमेंट रेशियो क्या होता है A/C, यानी आपने कोर्स एग्रीगेट की क्वांटिटी उसमें इंक्रीज करी, यानी इसका मतलब करस्पॉन्डिंग सीमेंट की क्वांटिटी कम हो गई, तो उसकी जो बॉन्डिंग है वो बिल्कुल मतलब काफी रिड्यूस हो जाएगी। जब बॉन्डिंग रिड्यूस हो जाएगी तो इस तरह की कंक्रीट वर्केबल नहीं रहेगी। ठीक है, तो वर्केबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी। द नेक्स्ट है ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट्स। वेल ग्रेडेड एग्रीगेट आर मोर वर्केबल बिकॉज such a mix will have least void and thus excess cement paste will be available as lubricant, है ना। ये चीज तो मैं आपको लास्ट क्लास में भी समझा चुका हूं कि राउंडेड एंड वेल ग्रेडेड एग्रीगेट ज्यादा वर्केबल होते हैं। तो यहाँ पे गिवन स्टेटमेंट में से 1 और 3 स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन, द टॉप टू बॉटम डायमीटर रेशियो फॉर स्लंप एपैरेटस। ठीक है, स्लंप एपैरेटस में इस तरह का कॉनिकल शेप का एपैरेटस होता है, आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है ना। अब इसमें जो टॉप डाया होता है वो 100 mm होता है, स्टैंडर्ड है, और जो बॉटम होता है 200 mm। इन दोनों का रेशियो क्या होगा 100/200, ये हमसे पूछा गया है, यानी 0.5, सी ऑप्शन। This slump test does not measure workability of concrete, although it gives a measure of consistency, but is very useful in detecting variations in uniformity of mix. According to IS 1199, देखिए स्लम्प टेस्ट के लिए हम कौन सा कोड यूज करते हैं, ये एक अगला क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, तो वो है 1199, है ना। 1199 कोड हम यूज करते हैं। उसका क्लॉज 5.1 हम देखेंगे तो उसमें स्लम्प जो एपैरेटस है उसके डायमेंशंस है। बॉटम डायमेंशन क्या है 200 mm का, टॉप 100 mm, और हाइट ऑफ जो कॉनिकल शेप है वो कितनी रहती है 300 mm। ठीक है, तो आपसे जो रिक्वायर्ड क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर क्या हो जाएगा 100/2 यानी 0.5। ठीक है ना, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, क्यूब ऑफ 150 mm साइज यूज्ड इन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट फॉर कंक्रीट हैज मोर स्ट्रेंथ देन ए सिलेंडर स्पेसिमेन ऑफ 150 mm डायमीटर एंड 300 mm हाइट। देखिए मैंने आपको पहले क्वेश्चन में आपको ये चीज बताई थी कि हम जब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं तो हम या तो 150 mm का क्यूब यूज करते हैं या फिर 150 mm डायमीटर एंड 300 mm हाइट का सिलेंडर यूज करते हैं। ये कह रहा है कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ किस केस में ज्यादा होगी, चाहे हम 150 mm का यूज करेंगे, मतलब हम क्यूब यूज कर रहे हैं या सिलेंडर यूज कर रहे हैं। तो ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अगर हम क्यूब यूज करेंगे तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मोर होगी, ज्यादा होगी। क्वेश्चन ये है कि कितनी ज्यादा होगी, तो इसका करेक्ट आंसर है 25% ज्यादा हो जाती है क्यूब्स अगर हम यूज करते हैं तो स्ट्रेंथ, और अगर हम सिलेंडर यूज करते हैं तो उसकी 25% कम रहती है। A cube of 150 mm concrete is expected to have 25% more strength than a cylinder. A specimen of 150 mm diameter and 300 mm height. Okay, तो क्यूब की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। Question 8, compacting factor test is not good for concrete of workability. देखिए जब हम वर्केबिलिटी टेस्ट करते हैं तो उसमें 2-3 तरह के टेस्ट यूज होते हैं। एक तो स्लम्प टेस्ट जो सबसे कॉमन है, देन उसके बाद कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट, देन उसके बाद हम यूज करते हैं वीवी कंसिस्टोमीटर। ठीक है ना, तो ये बोल रहा है कि जब कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट होता है वो सुइटेबल होता है लो वर्केबिलिटी के लिए एंड मीडियम वर्केबिलिटी के लिए। लेकिन अगर वर्केबिलिटी 0.7 से भी नीचे यानी बहुत लो वर्केबिलिटी है तो उस केस के अंदर कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट यूज नहीं होता। तो ये पूछा इट इज नॉट गुड, तो लेस देन अगर 0.7 वर्केबिलिटी है तो उसके लिए यूज नहीं होगा। ठीक है ना। कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट इज मोर एक्यूरेट एंड सेंसिटिव देन स्लम्प टेस्ट, मतलब स्लम्प से बेटर है एंड वेरी यूजफुल फॉर कॉन्क्रीट मिक्सेस ऑफ मीडियम एंड लो वर्केबिलिटी।
Concrete of very low workability of the order of 0.7 or below, this test is not suitable. ठीक है ना, मीड लो वर्केबिलिटी के लिए यूज होता है, लेकिन बहुत ज्यादा लो है यानी 0.7 से नीचे है वर्केबिलिटी, तो कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट गुड नहीं है यानी सुटेबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी फॉर मास कॉन्क्रीटिंग वर्क केस। देखिए इस क्वेश्चन के लिए मैंने यहाँ पे IS 456 अमेंडमेंट नंबर 1 है, उसमें टेबल है, इस टेबल को मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा रहा हूँ, आप इसमें से 8-10 तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है ना, इसमें तो क्वेश्चन पूछा है हमको कि मास कॉन्क्रीटिंग वर्क के लिए डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी क्या होती है, तो लो होती है, तो करेक्ट आंसर हो गया लो। ठीक है ना, बट यहाँ पे करस्पॉन्डिंग मैंने स्लम्प की वैल्यू भी दी हुई है, 25 से 75 mm होता है इस केस के अंदर। अगर रोड कंस्ट्रक्शन के लिए कॉन्क्रीट यूज करे क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना, तो उसकी जो वर्केबिलिटी होती है, डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी, वो वेरी लो होती है। अगर हैवी रेनफोर्स वर्क है तो मीडियम होती है वर्केबिलिटी, और उसमें स्लम्प जो होता है 50 से 100 mm होता है। स्लिप फॉर्म वर्क एंड पंप कंक्रीट के लिए मीडियम वर्केबिलिटी 75 से 100 mm होता है स्लम्प। ट्रेंच फिल या इंस्टीट्यू पाइलिंग के लिए हाई होती है वर्केबिलिटी, और हाई वर्केबिलिटी का मतलब 100 से 150 mm होती है। जो ट्रैमी कंक्रीट होती है, ट्रैमी कंक्रीट का मतलब होता है एक तरीके से अंडर वाटर कंक्रीटिंग, उसके लिए वर्केबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन स्लम्प की वैल्यू इस कोड के अंदर डिफाइन नहीं है। ठीक है ना, कि कितनी स्लम्प की वैल्यू होती है, तो बट बाकी की जो वैल्यूज डिफाइंड है वो आपको याद होनी चाहिए। मतलब आपको डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी भी याद होनी चाहिए, प्लेसिंग कंडीशन के अकॉर्डिंग, एंड स्लम्प की वैल्यू भी याद होनी चाहिए। ओके, इन दिस केस जो इस क्वेश्चन में प्रोवाइड किया हुआ है उसके लिए जो आंसर जाएगा आपका लो वर्केबिलिटी है ना, डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी लो हो जाएगी मास कॉन्क्रीटिंग वर्क के लिए, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्वेश्चन 10 है, रफली अ हाई वैल्यू ऑफ वर्केबिलिटी इक्विवेलेंट टू 150 mm स्लम्प। जितना ज्यादा स्लम्प होगा डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी उतनी हाई होगी, लास्ट टेबल में हम देख चुके हैं। तो कह रहा है कि हाई वैल्यू ऑफ वर्केबिलिटी के लिए जिसमें स्लम्प 150 mm है, तो करस्पॉन्डिंग कॉम्पैक्टिंग फैक्टर में बी टेकन है। इसके लिए देखिए थंब रूल है, रफ रूल या थंब रूल बोलो, अगर स्लम्प आपका 25 mm है, ठीक है, अगर हम कॉम्पैक्टिंग फैक्टर की बात कर रहे हैं तो कॉम्पैक्टिंग फैक्टर 0.8 होता है। अगर स्लम्प बीच की वैल्यूज भी है, लेकिन मैंने यहाँ आपको लोएस्ट और एक्सट्रीम वैल्यू की बात कर रहे हैं, 150 mm है, तो उस केस में जो कॉम्पैक्टिंग फैक्टर होता है 0.95। इसका मतलब हो गया जो कॉम्पैक्टिंग फैक्टर है वो 0.8 से 0.95 के बीच में होता है तकरीबन सारे तरह के स्लम्प के लिए। तो हमसे क्वेश्चन में 150 mm के स्लम्प के लिए पूछा है, तो यहाँ पे आंसर बन जाएगा सी ऑप्शन। तो यहाँ पे जो CF की वैल्यू है यानी कॉम्पैक्टिंग फैक्टर, वो कितना हो जाएगा 0.95। ठीक है, ये एक चीज और बता देता हूँ, ये कोई कोडल प्रोविजन नहीं है, ये एक थंब रूल है ना, और ये प्रैक्टिस से फाइंड आउट किया हुआ चीज है, यानी फील्ड प्रैक्टिस से। क्वेश्चन नंबर 11, द कंसिस्टेंसी मेजर्ड बाय VB कंसिस्टोमीटर इज मेजर्ड इन VB डिग्रीज। मतलब जो कंसिस्टेंसी अगर हम VB apparatus यूज कर रहे हैं तो जो उसकी फाइनल वैल्यू आती है उसकी यूनिट होती है VB डिग्रीज, विच आर इक्विवेलेंट टू टाइम इन सेकेंड्स, टाइम इन मिनट्स, लोड इन ग्राम्स एंड वाइब्रेशन इन VDA। ठीक है ना, वाइब्रेशन इन एम्पियर्स। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है टाइम इन सेकेंड्स। अकॉर्डिंग, ये भी 1199 कोड के अकॉर्डिंग डिजाइन है ये वाला टेस्ट भी। तो अकॉर्डिंग टू IS 1199 क्लॉज 5.4, consistency of concrete is also determined by using a VB consistometer based on vibration technique and the result is expressed in VB degrees। और जो VB डिग्रीज है वो किसके इक्विवेलेंट होती है, टाइम इन सेकेंड्स। राइट, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है आपके लिए, अगर आपको ये टेस्ट पढ़ नहीं रखा तो आपको ये टेस्ट पता नहीं लगेगा कि है ना, मतलब आपको आंसर कर देना है। ठीक है, तो इसकी यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन डिस्ट्रक्टिव यानी NDT, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट ऑन ए फ्रेश कॉन्क्रीट। जो NDT टेस्ट है फ्रेश एंड हार्डन कॉन्क्रीट के ऊपर कंडक्ट कराए जाते हैं। जो फ्रेश कॉन्क्रीट के ऊपर NDT टेस्ट होते हैं कौन कौन से हैं, मैच्योरिटी टेस्ट, 2 ही टेस्ट होते हैं, एंड अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट। जबकि हार्डन कॉन्क्रीट के ऊपर पुल आउट टेस्ट होता है, पेनिट्रेशन टेस्ट होता है। जो NDT टेस्ट कैटेगराइज्ड है, अल्ट्रासोनिक टेस्ट है, रिबाउंड हैमर टेस्ट एंड रेडियो एक्टिव टेस्ट है। क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है कि फ्रेश कंक्रीट के ऊपर कौन से टेस्ट NDT टेस्ट होते हैं, क्वेश्चन ने पूछा है कि फ्रेश कंक्रीट के ऊपर कौन से NDT टेस्ट नहीं हो सकते। तो मैच्योरिटी और अल्ट्रासोनिक पल्स तो गलत हो गया। ये जो पुल आउट टेस्ट है वो एक्सक्लूसिवली हार्डन कंक्रीट के लिए है, राइट। तो इसका मतलब ये फ्रेश कंक्रीट के लिए पॉसिबल नहीं है, तो करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो गया, है ना। क्वेश्चन में नेगेटिव सेंस में पूछा है, नॉट इन NDT टेस्ट ऑन फ्रेश कंक्रीट।
इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 13 है, अकॉर्डिंग टू IS 456 कंक्रीट शुड नॉट बी क्योर्ड लेस देन हाउ मेनी डेज फॉर OPC, यानी OPC मतलब ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। देखिए इसमें IS 456 क्या बोलता है, कंक्रीट शुड नॉट बी क्योर्ड लेस देन 7 days for OPC and it must be at least 10 days for concrete with mineral admixture of blended cement। मतलब इन एनी केस OPC के लिए जो क्यूरिंग पीरियड है वो 7 दिन से कम नहीं हो सकता, और अगर उसके अंदर हमने एडमिक्सचर या ब्लेंडेड सीमेंट मिला दी है तो जो मिनिमम क्यूरिंग पीरियड है वो 10 डेज होगा। तो यहाँ पे सिर्फ OPC के लिए पूछ रहा है, तो OPC के लिए जो 7 दिन से पीरियड कम नहीं होना चाहिए, तो कंक्रीट शुड नॉट बी क्योर्ड लेस देन 7 days, यानी बी ऑप्शन फॉर OPC। क्वेश्चन 14, अकॉर्डिंग टू IS 456-2000 मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट ऑफ क्लोराइड फॉर कंक्रीट यूज्ड इन रेनफोर्स्ड कंक्रीट वर्क इज। देखिए ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। आपने ये एक टेबल है, बहुत एक सर्टेन टेबल है जो आपके IS 456 में चौथे पांचवें पेज के ऊपर ही है, उसमें आपको डिफरेंट जो मिक्सिंग वाटर है उसके अंदर डिफरेंट सॉलिड हो सकते हैं, उसके मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट प्रोवाइड करा रखी है। जैसे आपकी ऑर्गेनिक्स है, सस्पेंडेड सॉलिड्स है, ऐसे क्लोराइड भी है। क्लोराइड की आपने जो याद कर रखी है वो 2000 मिलीग्राम पर लीटर याद की हुई है, राइट। बट 2000 मिलीग्राम पर लीटर उस केस के अंदर है जबकि हम स्टील, एम्बेडेड स्टील की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर हम रेनफोर्स कंक्रीट वर्क यानी एम्बेडेड स्टील की बात कर रहे हैं तो क्लोराइड की मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट होगी वो 500 मिलीग्राम पर लीटर होगी। तो अगर आपने कोड में ढंग से वो क्लॉज नहीं याद कर रखा होगा ना, तो आपका ये क्वेश्चन गया, क्योंकि 2000 मिलीग्राम पर लीटर आप आराम से उसको टिक करके आओगे। बट सही आंसर क्या है यहाँ पे, 500 मिलीग्राम पर लीटर, क्योंकि हम यहाँ पे रेनफोर्स कंक्रीट वर्क की बात कर रहे हैं जिसके अंदर स्टील एम्बेडेड है। ओके, देखिए अकॉर्डिंग टू IS 456 टेबल 1 द मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट ऑफ क्लोराइड HCl इज 2000 मिलीग्राम पर लीटर फॉर कंक्रीट नॉट कंटेनिंग, देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज है, नॉट कंटेनिंग एम्बेडेड स्टील, राइट। और 500 मिलीग्राम पर लीटर किसके लिए, जिसमें एम्बेडेड स्टील हो, यानी रेनफोर्स कंक्रीट वर्क जो पूछा है क्वेश्चन में। ओके फाइन, सो दैट इज व्हाई द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, नॉट ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 15, फॉर द वेरी हाई सल्फेट कंसंट्रेशन क्लास 5, IS कोड जो IS 456 ने उसने सल्फेट कंसंट्रेशन को 5 क्लासेस में डिवाइड किया है, क्लास 1 से क्लास 5। और क्लास 5 जो क्लासीफाई है वो बहुत हाई कंसंट्रेशन की सल्फेट बोलते हैं, ठीक है। उसको मतलब उसको बोलते हैं वाटर सॉल्युबल सल्फेट, है ना, वाटर सॉल्युबल सल्फेट। तो वो जो है उसकी बहुत हाई कंसंट्रेशन है क्लास 5 के लिए। इन दैट केस द फुली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट शैल रिक्वायर मैक्सिमम W/C रेशियो एज। मैं इसकी टेबल आपको दे देता हूं। अकॉर्डिंग टू IS 456 टेबल 4 द मैक्सिमम W/C रेशियो एज पर द क्लासेस स्पेसिफाइड इन रेस्पेक्ट टू सल्फेट कंसंट्रेशन इन कंक्रीट आर। ये 1 से 5 क्लास हो गई यहां से लेके यहां तक। मैक्सिमम W/C रेशियो है जो फुली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट के लिए वो 0.55 से लेके 0.40 तक है। तो आपसे क्लास 5 की बात की गई, तो क्लास 5 के लिए जो W/C रेशियो मैक्सिमम होगा कितना होगा, सी ऑप्शन 0.4। ये सारे याद हो जाने चाहिए। आज मैंने आपसे क्लास 5 पूछा है कि एग्जाम में हो सकता है क्लास 1 आ जाए, तो ये टेबल याद नहीं होगी तो आपको कुछ नहीं होगा। देखिए जो इंपॉर्टेंट चीज है वो सारी मैं आपको यहाँ प्रोवाइड करा रहा हूँ, वो सारी चीजें आपको याद, एटलीस्ट वो चीजें सारी याद होनी चाहिए, ठीक है। और मैं कभी भी ये नहीं कहूंगा कि आपका इससे काम चल जाएगा, ठीक है, आपको थोड़ा और पढ़ना पड़ेगा, बट ये तो मैंडेटरी चीज है। इसलिए बोलता हूं कि कोड हमेशा आपको याद होना चाहिए कंक्रीट में, RCC में, स्टील के अंदर, क्योंकि जितने भी तरह के कोड के प्रोविजन से सारे JEN के एग्जाम्स में आते हैं। अगले क्वेश्चन पे मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, टू प्रिवेंट डिटोरिएशंस इन कंक्रीट परमेबिलिटी में बी रिड्यूस्ड बाय, है ना। डिटोरिएशन का मतलब होता है इसके हार्मफुल। तो परमेबिलिटी कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं, यूजिंग लो वाटर सीमेंट रेशियो, प्रोवाइडिंग डेंस एग्रीगेट, प्रोवाइडिंग हाई ग्रेड कंक्रीट, तीनों ही तरीके सही है, डी ऑप्शन। देखिए ऑलमोस्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ डिटोरिएशन इन कंक्रीट इज ड्यू टू इनग्रेस ऑफ वाटर एज इट लीड्स कंक्रीट ससेप्टेबल टू केमिकल अटैक एंड फ्रॉस्ट एक्शन। मतलब अगर परमेबिलिटी कंक्रीट की ज्यादा है तो उसमें जो वॉइड्स है उसके अंदर कुछ भी घुस सकता है, चाहे वो एयर एंट्रैप हो सकती है, चाहे केमिकल उसमें एंट्री कर सकता है,
फ्रॉस्ट एक्शन होता है, मतलब उसमें पानी चला जाए और वो जब टेम्परेचर आपका 0 से नीचे आ जाए तो वहां पे आइस क्रिस्टल बन सकते हैं अंदर, ठीक है। तो उस सब की वजह से जो कंक्रीट का डिटेरिएशन होता है, ठीक है ना, कब होता है, जबकि परमेबिलिटी ज्यादा है। तो इसका मतलब परमेबिलिटी को हमको कम करना पड़ेगा। तो एज इंक्रीजिंग इनग्रेसिंग का मतलब पानी अंदर एंट्री कर रहा है, तो एज इनग्रेसिंग ऑफ वाटर इज मेनली डिपेंडिंग ऑन परमेबिलिटी ऑफ कंक्रीट। अगर वॉइड्स ही कम हो जाएंगे या उनको इंटरकनेक्टिंग वॉइड ही नहीं मिलेंगे घुसने के लिए, तो डेफिनेटली इनग्रेसिंग कम हो जाएगी। देयरफॉर टू प्रिवेंट इट परमेबिलिटी हैज टू बी रिड्यूस्ड। अब परमेबिलिटी रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, उसके तरीके, या तो हाई ग्रेड की कंक्रीट प्रोवाइड कराओ, या वेल ग्रेडेड डेंस एग्रीगेट्स प्रोवाइड कराओ। वाटर सीमेंट रेशियो लो रखोगे तो अपना आप ही वाटर का इनग्रेस कम हो जाएगा। यूजिंग अप्रोप्रिएट एडमिक्सचर और अचीविंग मैक्सिमम कॉम्पैक्शन। जितना ज्यादा कॉम्पैक्शन हो जाएगा, ड्राई डेंसिटी उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, तो डेफिनेटली जो वॉइड्स है वो रिड्यूस हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो ABC तीनों ऑप्शन है वो तीनों ही करेक्ट है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी ऑल A, B एंड C। क्वेश्चन 17, to considering expansion and disruption of concrete, maximum allowable sulfate in proportion of mass of cement in concrete mix is। ठीक है, देखिए ये भी कोडल प्रोविजन है, IS 456 क्लॉज 8.2.5.3 टू प्रिवेंट एक्सपेंशन एंड डिस्ट्रप्शन ऑफ कंक्रीट। इसको प्रिवेंट करने के लिए जो टोटल वाटर सॉल्युबल सल्फेट कंटेंट होता है कंक्रीट मिक्स में, जिसको हम SO3 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसकी मैक्सिमम क्वांटिटी 4% से ज्यादा नहीं हो सकती। जितनी भी सीमेंट की क्वांटिटी मिक्स में, सपोज 100 ग्राम सीमेंट है मिक्स के अंदर, तो 4 ग्राम से ज्यादा सल्फेट नहीं होना चाहिए अगर हम उसके अंदर एक्सपेंशन और डिस्ट्रप्शन ऑफ कंक्रीट नहीं चाहते। तो अगर 4% से ज्यादा होगा सल्फेट, तो इट मे बी पॉसिबल कि जब आप प्लेस कर दो सरफेस के ऊपर कंक्रीट को, तो उसके बाद उसमें एक्सपेंशन या डिस्ट्रप्शन हो जाए। तो मैक्सिमम सल्फेट की क्वांटिटी जो रेस्ट्रिक्ट कर रखी है कोड ने, वो कितनी है, 4%, राइट। तो बी ऑप्शन। क्वेश्चन 18 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट दियर एयर एंटरिंग एडमिक्सचर इन कंक्रीट। एयर एंटरिंग की वजह से जो ड्यूरेबिलिटी है वो इंक्रीज होती है, वर्केबिलिटी इंक्रीज होती है, ठीक है, 1 और 2 ऑप्शन हो गया। और 3 है इंक्रीज कंक्रीट डेंसिटी। कौन सा करेक्ट है? देखिए एयर एंटरिंग एडमिक्सचर की वजह से वर्केबिलिटी ड्यूरेबिलिटी इंप्रूव होती है, वर्केबिलिटी इंप्रूव होती है, यानी 1 और 2 तो करेक्ट है। रिड्यूसेस सेग्रीगेशन ड्यू टू प्लेसिंग, ओके। और 4th है डिक्रीज कंक्रीट डेंसिटी। तो यहाँ पे क्या लिख रखा है, इंक्रीज लिख रखा, तो ये गलत हो गया। तो हमारे पास 1 और 2 यानी सी ऑप्शन करेक्ट है। तो अगर एयर एंट्रेनमेंट की बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना, तो उसकी वजह से वर्केबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी तो इंप्रूव होती है, लेकिन जो डेंसिटी है वो डिक्रीज होती है। फाइन। और आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 19, द वेलोसिटी ऑफ पल्स इन अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट। एनडीटी टेस्ट था, मैंने पहले बताया, और किसके ऊपर कंडक्ट कराते हैं, फ्रेश कंक्रीट के ऊपर। तो उसमें जो वेलोसिटी हम बार बार बात कर रहे हैं, वो किसका फंक्शन होता है? 4 ऑप्शन है, और यहां पे जो ई है वो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, और रो क्या डेंसिटी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। The ultrasonic pulse velocity test (NDT) test is based on the principle that velocity of sound in a solid material is a function of root E by rho. तो A option, where E modulus of elasticity and rho density. The velocity of the pulse is correlated with the strength of concrete. जो हम velocity of pulse find out कर रहे हैं, वो किससे relate करेगी? Directly strength of concrete से। और velocity of pulse किसका function है? root E by rho का। तो ये हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया, यानी ऑप्शन ए। फाइन। तो ये आज की क्लास के अंदर हमने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। कंक्रीट यहाँ पे अब ओवर हो चुका है। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बिल्डिंग मटेरियल्स एंड सिटी का, वो है टिम्बर एंड लैमिनेट्स। उसमें से भी क्वेश्चंस बनते हैं। हालांकि आजकल उसमें से कंपैरेटिवली कम क्वेश्चन आ रहे हैं, ब्रिक वगैरह या सीमेंट कंक्रीट में से ज्यादा आ रहे हैं, बट फिर भी उसमें मान के चल लीजिए कि 8-9 क्वेश्चन जो बीएमसी प्लस सीटी से आने वाले हैं, उसमें से एक क्वेश्चन तो आ ही जाएगा उसमें से, ठीक है ना। और मैं ये कहता हूं कि 20 क्वेश्चन जो मैं बताऊंगा उसमें से एक क्वेश्चन आ जाएगा, तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। तो आप इसको ढंग से कर लीजिएगा, क्योंकि इन 20 क्वेश्चंस के अंदर मैं सॉल्यूशंस में आपको 4-5 क्वेश्चंस और बता देता हूं, तो सो दैट कि क्या है कि आपके 20 क्वेश्चन नहीं 100 क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाते हैं। ये चीज मैं बार बार हर क्लास में इसलिए बोलता हूं ताकि आप इसको फोकस करके अच्छे से ध्यान रख सके, ठीक है। और एक बार समझने के बाद इस वीडियो को आप जो इसमें डिस्क्रिप्शन साइड में दे रखा है इसका PDF, तो उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, तो प्रैक्टिस के लिए आपको वो काफी चीज अच्छी मिल जाएगी, ठीक है।
सो अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।